अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कैसे हैं। हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उर्दू सीरियल नावल मौत का शहंशाह की किस्त नंबर 7। मास्टर नोयान ने मुझसे कहा, आबिद बेटा, तुम में सीखने की गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। तुमने इन 2 हफ्तों में इतना सीख लिया है जो कोई आम इंसान 1 साल में भी ना सीख पाए। मैंने भी खुद पर दिन का सुकून और रात की नींद हराम कर दी थी। पिछले 15 दिन के बाद मेरे अब्बा जी मुझसे मिलने आए तो मुझे स्कूल का सर्टिफिकेट देने आए थे। वहां पर मेरी हाशिगा और मेरी हालत, मेरी सेहत को देखकर वो बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरी सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। इन दिनों मास्टर मेरी खुराक का खास तौर पर ख्याल रख रहे थे। मेरी सेहत पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि मास्टर नयान ने मेरी खुराक पे खसूसी ध्यान दिया था। खुराक के साथ साथ कुछ और अजीबो गरीब किस्म की जड़ी बूटियां जो गोश्त के साथ मिलाकर पकाई जाती, जिनको खाने से मुझ में चुस्ती और ताकत बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में खून की जगह पारा दो रहा है। मैं अपने जिस्म के अंग अंग में ताकत की फरावानी को महसूस कर सकता था। मैंने अपने अब्बाजी को सारी कोठी की सैर करवाई, खास तौर पर मैं अपना बेडरूम दिखाया। ये सब देखकर वो बहुत खुश हुए। अब्बाजी ने मास्टर नयान का शुक्रिया अदा किया तो मास्टर नयान ने कहा, चौधरी साहब, आबिद मेरा इकलौता शागिर्द है। मेरी कोई औलाद नहीं जिसे मैं खिलाऊं पिलाऊंगा। मेरे फन के साथ साथ यहाँ की हर चीज का वारिस आबिद ही है। मास्टर नोयान से इजाजत लेकर वालिद साहब मुझे शहर दिखाने के लिए लेकर गए। जी भर कर शॉपिंग करवाई और फिर मुझे घर छोड़कर वापस गांव चले गए। रूटीन वैसे ही शुरू हो चुकी थी। मार्शल आर्ट सीखने की मास्टर नोयान ने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और मेरा ये कॉलेज शहर का सबसे मशहूर और महंगा कॉलेज था। अब मेरी कॉलेज की क्लासेस थी और बकिया वक्त मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग थी। यूं ही दिन गुजरते चले गए। मैं पहली मर्तबा 2 महीने के बाद गाँव आया। दोस्तों से मुलाकात की। मेरे वालिदैन तो हर वीकेंड पर मुझसे मिलने आते थे। मुझे बस अपने दोस्त याद आते थे। तीनों दोस्तों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। हम सब उस्ताद से मिलने अखाड़े चले गए। वहां पे हमारा सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरा। मैंने गांव में जितना भी वक्त गुजारा वो ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारा। फिर मैं वापस लाहौर आ गया। मैं था कॉलेज की पढ़ाई थी और मास्टर नोयान की ट्रेनिंग। वक्त जैसे लगाकर उठता चला गया। मैंने बहुत फर्स्ट क्लास नंबरों से FA पास किया। उधर अब मैं मास्टर से इतना कुछ सीख चुका था कि अब मास्टर के तीनों मुलाजिम जो खुद भी मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट थे, वो इकट्ठे तीनों मिलकर भी मेरे सामने टिक नहीं पाते थे। मास्टर नयान ने एक दिन मुझसे जिक्र किया कि मास्टर ने मेरी मार्शल आर्ट सीखने की लगन और शानदार कामयाबियों से खुश होकर मुझे मजीद मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक ऐसे मास्टर का बंदोबस्त किया है तो मार्शल आर्ट की दुनिया का बेताज बादशाह है। मैं मास्टर नयान से पूछा, मास्टर उसकी क्या जरूरत है। मास्टर ने कहा, आबिद बेटा, जिस मास्टर को मैं मंगवा रहा हूँ उसका नाम मास्टर उशान है। मार्शल आर्ट की दुनिया में उसे मेंटल मास्टर कहा जाता है। मेंटल मास्टर ने आज तक कभी किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाया और ना ही किसी में इतनी जरूरत है कि मेंटल मास्टर को बर्दाश्त कर पाता। मेरी फैमिली और मास्टर उशान की फैमिली के बहुत करीबी तल्लकात हैं। उनके आबाओ अजदाद और हमारे आबाओ अजदाद बहुत करीबी दोस्त थे, जिसकी वजह से मैं उनको खास कर रहा हूं कि वो पाकिस्तान आकर मेरे पास रहे और आपकी मजीद ट्रेनिंग करे। आबिद बेटा, मैंने अपने दिल में ये अहद कर रखा है कि मेरे पास मेरे आबाओ अजदाद का मार्शल आर्ट का जो विरसा था वो तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, लेकिन तुम्हारी लगन और इश्तियाक को देखकर मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो कुछ दूं तो आज तक किसी को नहीं मिला। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि मास्टर नयान के मुलाजिम ने कार्डलेस फोन मास्टर नयान को देते हुए कांपती आवाज में कहा, मास्टर ग्रेट मास्टर उशान बात करना चाहते हैं। मैं मास्टर के मुलाजिम की कपाहट को देखते हुए सोच रहा था कि ये मास्टर नयान का हाउस मैनेजर है और बकौल मास्टर नयान मार्शल आर्ट का जादूगर भी है, क्योंकि मैं खुद इस मुलाजिम से मुकाबला करता आ रहा था। इस जैसा बंदा अगर आवाज सुनकर इतना खौफजदा है तो मेंटल मास्टर क्या बला होगी। इन्हीं सोचों में गुम था। मास्टर नयान ने खुशी से चीखते हुए कहा, आबिद बेटा, तैयार हो जाओ। मास्टर उशान ने आने का वादा किया है, कल हमारे साथ होगा। बेटा, मैं उसके यहाँ आने पर बहुत खुश हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेंटल मास्टर का तुम्हें सिखाने का क्या मतलब है। अब ये तुम पर है कि मास्टर उशान को मायूस ना करो, फिर तुम मार्शल आर्ट की दुनिया के नाकाबिले तस्वीर मास्टर बन जाओगे। मैं अपने बेडरूम में लेटा यही सोच रहा था कि मास्टर नयान मेरे लगन से इतना खुश है। फिर भी मास्टर नयान की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद मैं मेंटल मास्टर की तवक्कुआत पर पूरा
ना उतर सकूं। ये सोचकर मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि कुछ भी हो जाए मैं मेंटल मास्टर की ट्रेनिंग को अबूर करूंगा। दूसरे दिन हम एयरपोर्ट गए। वहां से हमने मास्टर यान के दोस्त यानी कि मास्टर ऊशान को रिसीव किया। मास्टर ऊशान देखने में एक अजीब इंसान था। उसके बड़े बड़े बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बड़ी अजीब किस्म का हुलिया था। पहली नजर में उसे देखने से यूं ही लगता था जैसे कोई वहशी जंगली किस्म का पागल इंसान है जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया है। लेकिन जब मैंने मास्टर ऊशान की बड़ी आंखों में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई खून ख्वार दरिंदा मुझे देख रहा है। मास्टर ऊशान की आंखों में हर वक्त खूनी किस्म की लाली छाई रहती थी। ऊपर से उनकी आंखें इतनी चमकदार थी, बहुत कम लोग मास्टर ऊशान की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते थे। मुझे पहली नजर में बहुत अजीब लगा। हम गाड़ी में बैठकर वापस अपनी रहायशगाह की तरफ चल दिए। तमाम सफर के दौरान मास्टर ऊशान आंखें बंद किए मराकबे की हालत में बैठा रहा। घर पहुंचकर मास्टर नियान ने मास्टर ऊशान से मेरा तारुफ कराया और कहा, मास्टर ये आपका शागिर्द है और मैं चाहता हूं कि आप इसे फौलाद बना दें। मास्टर ऊशान ने एक आंख से मेरी तरफ देखा और बोला, मेरे दोस्त नोयान, तुम जानते हो लोग मुझे मेंटल मास्टर कहते हैं। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक ऐसा है कि मैं आपको इनकार नहीं कर सका। मैं इस बच्चे को वो फन गोल कर पिला दूंगा जो मेरे पास है। सिखाने की तो बात ही छोड़ो, मगर आज से तुम ये बात अपने जहन में बैठा लो कि ट्रेनिंग के दौरान कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मास्टर नयान ने कहा, ऐसा ही होगा मास्टर। फिर खाना लगने के बाद खाने की टेबल पर खाना खाते हुए मैंने मास्टर ऊशान को जंगलियों की तरह गोश्त को बंबूरते हुए देखा और मास्टर ऊशान ने एक आंख से मेरी तरफ देखा और पागलों की तरह मुस्कुराया। फिर बोला, ये बच्चा मेरी ट्रेनिंग बर्दाश्त कर सकेगा? जब मैंने इसको सिखाना शुरू किया तो ऐसा ना हो कि ये मर जाए। मास्टर ऊशान की बातें सुनकर मुझे अजीब तरह की फीलिंग आई, क्योंकि मैं बचपन से ही जिद्दी और अच्छा था। मेरी हड्डियों में गरूर रचा बसा था और ये मेरी खुद अरादियत की तौहीन थी कि मास्टर ऊशान ने मुझे कहा कि मैं उसकी ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर नोयान के जवाब देने से पहले मैंने कहा, मास्टर ये शागिर्द आपकी कबूलियत को पाने की हर तरह की कोशिश करेगा, आपकी ट्रेनिंग से गुजरे। मेरी बात सुनकर मास्टर ऊशान पागलों की तरह हंसा और बोला, अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। अब तुमसे मिलकर और भी अच्छा लगा। अब तुम और मैं बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। खाने के बाद मास्टर ऊशान के कहने के मुताबिक रहायशगाह के बेसमेंट वाले हॉल और कमरों को मास्टर ऊशान के लिए मखसूस कर दिया गया। फिर मास्टर ऊशान ने मुझे कहा कि आज से आपकी यही रहायश है और आप मेरे साथ ही रहेंगे। और मेरा सामान फौरन बेसमेंट के कमरों में से निकाल कर यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। मास्टर नयान ने कहा, मास्टर आपके हर हुक्म की तामील होगी। ये सुनते ही मास्टर ऊशान ने मास्टर नोयान को सामान की एक लिस्ट बनाकर दी और कहा कि कल रात तक ये सारा सामान मुझे यहाँ चाहिए। मास्टर नोयान ने दोबारा से मुस्कुराकर कहा, जी मास्टर, आपके हुक्म की तामील होगी। मास्टर नोयान अपने मुलाजमीन के साथ चला गया तो मास्टर ऊशान ने हाल में रखे एक गुलदान नमा हैंगर पर एक किंग साइज की मोमबत्ती जलाकर उसके सामने मुझे बैठने को कहा और बोला, आज से आपका पहला सेशन शुरू होता है। आपने बिना आंख झपके मोमबत्ती की लो को देखते रहना है। अब ठंडे फर्श पर मैं और मास्टर ऊशान आलती पालती मारकर बैठ गए और बिना आंख जबकि मोमबत्ती की जलती हुई लो को देख रहे थे। मास्टर ऊशान ने कहा, आबद, महसूस करो कि यह जलती हुई लो की तवानाई तुम्हारी आंखों में समा रही है और इस हरारत को अपनी रूहानी ताकत बनाने की कोशिश करो। उसी देर में मेरी आंखों से पानी बहने लगा तो मास्टर ऊशान ने मेरी तरफ देखकर तंजिया लहजे में कहा, मिस्टर आबद, मास्टर नोयान तो कहता है कि आबद की लगन और जुर्रत नाकाबिले यकीन है, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम 10 मिनट तक इस आम सी मश्क को बर्दाश्त कर सकोगे। ये मोमबत्ती 30 मिनट तक जलेगी। जब तक आप पहले सेशन को पास नहीं कर लेते हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे आपको 1 साल ही क्यों न लगे। ये सुनकर तो जैसे मेरी हड्डियां तक सुलग उठी। वाकई में एक मेंटल इंसान था। अब बिना आंख झपके जलती हुई लो को 30 मिनट तक देखना हर कोई कहां बर्दाश्त कर सकता था। कोई भी आम इंसान उसकी ट्रेनिंग बर्दाश्त वाकई नहीं कर सकता था। उसकी ट्रेनिंग से मुझे ये लग रहा था कि जैसे ये मेंटल मास्टर मुझसे अपनी हड्डियों तक नफरत करता है। पहला सेशन शुरू करते ही तंज की भरमार थी और हर गुजरता लम्हा मेरी आंखों की तकलीफ का बायस बन रहा था।
مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آدھا گھنٹہ صدیوں پر محیط ہو۔ میری آنکھیں درد سے پھٹنے والی ہو گئی تھیں، اور پھر ماسٹر نے میری تھکاوٹ اور میری ابتر حالت کو محسوس کیا اور کہا، بیٹا ابھی تو صرف 20 منٹ ہوئے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ ذہنی طور پر میری ٹریننگ کے لیے تیار ہیں۔ ایسا کرو، کچھ دن آرام کرو، بچے ابھی آپ کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ ماسٹر اوشان کا ہر لفظ ہیرو کی طرح تھا، جیسے جس نے میری روح میں نشتر کی طرح لگ رہے تھے۔ میرا ذہن ماسٹر نیان کے الفاظ میں گھومنے لگا۔ ماسٹر اوشان کا ہر لفظ طنز کے تیر جیسا تھا جو میری روح میں نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ماسٹر نیان کے الفاظ گھومنے لگے کہ عابد بیٹا، آپ اس مینٹل ماسٹر کے پہلے اور آخری شاگرد ہو، کیونکہ نہ وہ کسی کو اپنا شاگرد بناتا ہے، کیونکہ ماسٹر اوشان کی نظر میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو اس جیسے مینٹل ماسٹر کی تربیت کو برداشت کر سکے۔ میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی ہے آپ کے لیے، اسی لیے وہ آپ کو سکھانے یہاں آیا ہے۔ بس تم نے ہمت سے کام لینا ہے، اور میں نے ماسٹر نیان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ یہ باتیں یاد آتے ہی میرے اندر جیسے آگ جل اٹھی۔ میں نے فوراً کہا، ماسٹر اگر میں یہ سیشن بھی پاس نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ماسٹروں کے ماسٹر گریٹ ماسٹر اوشان کا شاگرد کہلا سکوں۔ یہ سنتے ہی ماسٹر اوشان نے کہکا لگایا اور کہا، بہت خوب بچے، تم میں واقعی خوبیاں ہیں، ماسٹروں کے ماسٹر، گرینڈ ماسٹر، یہ الفاظ مجھے اچھے لگے، بہت ہی کمال، تم میں میرے شاگرد بننے کی خوبی ہے۔ یہ کہتے ہی ماسٹر اوشان اپنی جگہ سے اٹھا اور حال میں رکھے اپنے اکلوتے بیگ میں سے صفوف کی ایک پڑیا نکالی اور نیم گرم پانی کے جگ میں اسے حل کیا، اور وہ پانی کا جگ لے کر میرے پاس آئے اور پھر جگ سے پانی کو گلاس میں ڈال کر گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا اور کہا، بچے یہ امرت سمجھو، یہ انمول اور نایاب جڑی بوٹیوں کا صفوف ہے جن کو ڈھونڈنے میں مجھ کو 40 سال لگے تھے۔ اس پانی کی خوشبو سونگتے ہی میری روح کی تکن دور ہو گئی تھی۔ پانی کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی میرا جسم کانپنے لگا۔ ذائقہ عجیب سا تھا، جیسے میں نے کڑوے باداموں کو کھا لیا ہو۔ ماسٹر اوشان نے کہا، بچے سارا گلاس خالی کرو۔ پانی پیتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ مجھے اتنی شدید نیند آئی کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ ہوا کیا ہے۔ ماسٹر اوشان نے کہا، بس 10 منٹ اور ہیں، خود پر کنٹرول کرو۔ بہت کوشش کے بعد آنکھ کھلی رکھ پایا۔ جیسے ہی موم بتی بجھی میری آنکھیں خود بخود ہی بند ہو گئی۔ میں تھا اور ماسٹر اوشان تھے۔ ہماری ٹریننگ جاری رہی، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرتے گئے۔ آخر مہینوں نے سال کا دامن پکڑا۔ ماسٹر اوشان نے مجھے جانوروں کی طرح استعمال کیا۔ مجھ سے وہ مشقیں کروائیں میں بتا نہیں سکتا، جن کے بارے میں یہ سوچ کر آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماسٹر اوشان میرے جسم کی ہی نہیں، میری روح کی بھی آبیاری کی، جس سے میرے جسم کی حالت بدل گئی۔ میرا جسم اب لوہے کی طرح مضبوط ہو گیا تھا اور میں خود میں ایک عجیب سی طاقت محسوس کرتا تھا۔ میرے لیے حیران کن بات ماسٹر اوشان کا طلسمی بیگ تھا، اس میں نہ جانے کون سی جڑی بوٹیاں قید تھیں۔ یقین مانے مجھے انتھک محنت اور جسم و روح توڑنے والی ایکسرسائز سے زیادہ ان جڑی بوٹیوں سے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ میں جب بھی ہر ٹریننگ سے تھک کر بیٹھتا ماسٹر اوشان کے حکم پر کڑوی کسیلی جڑی بوٹیوں جانوروں کی طرح چبا چبا کر کھانی پڑتی۔ سب سے اذیت ناک بات یہ تھی کہ ہر نئی مشق کے بعد جڑی بوٹیوں کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور وہ تبدیل بھی ہو جاتی۔ سچ جانے تو ہر وقت میرا دل کرتا تھا میں اس بیگ کو آگ لگا دوں۔ کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اب ماسٹر اوشان پانی کی جگہ کسی نہ کسی جڑی بوٹی کا سوپ بھی پیتا اور مجھے بھی پلاتا رہتا۔ وہی وقت گزرتا گیا۔ ہر مشق کے بعد مجھے ایک کپ کسیلے ذائقے والی جڑی بوٹی کا قہوہ پلاتا۔ میری روٹین پہلے کی نسبت کچھ تبدیل ہوئی۔ میں کافی دنوں کے بعد گاؤں گیا، اپنے والدین اور دوستوں سے ملا۔ میری والدہ میری صحت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میرے دوست کافی حیران تھے۔ نادر شاہ نے کہا، اوے کیا کھاتا ہے ابھی، جو اونٹ کی طرح لمبا اور چیتے کی جیسے پھرتیلا ہو گیا ہے۔ فکرے نے کہا، یار ابھی تیری آنکھوں میں اتنی چمک کیوں ہے؟ مجھے تمہاری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوف آنے لگا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی کوبرا ناگ دیکھ رہا ہو۔ ہم سب دوست آپس میں کافی فری بھی تھے اور ہم سب میں شکرا کافی نہ ڈر تھا۔ میں خود بھی حیران ہوا یہ سن کر۔ میں نے اپنے دوستوں سے کوئی چیز کبھی نہیں چھپائی تھی، اب بھی ان کو ساری تفصیل بتائی تو یہ جان کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر شکرے نے کہا، تو یہ بات ہے، ایسا ہے کہ ہمارے کالج کے قریب ہی ایک نیا مارشل آرٹ کی اکیڈمی کھلی ہے، اب سے ہم تینوں دوست بھی کالج سے چھٹی کے بعد وہاں کلاسز لیا کریں گے۔ میں نے یہ سن کر خوشی سے کہا، یہ ہوئی نا بات،
फिर कुछ सोचकर घर आकर मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मेरे तीनों दोस्तों ने मार्शल आर्ट अकेडमी को ज्वाइन करने का सोचा है और उनके मार्शल आर्ट अकेडमी के तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों में से कुछ का अलग सफेद पोश कराने से था। वालिद साहब ने कहा, अब बेटा मैं कल ही अकेडमी जाकर आपके दोस्तों की साल भर की एडवांस फीस जमा करवा दूंगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं खुद अपने दोस्तों को ये बात कहता या ये ऑफर करता तो वह मुझे इनकार कर देते। मैं 3 महीने के बाद अपने गाँव आया था। मेरा कॉलेज 3 दिन तक ऑफ था, इसलिए मैंने वालिदा साहब और वालिद साहब के साथ अच्छा वक्त गुजारा। फिर वापस अपने शहर आ गया। मेरी रूटीन कुछ बदल चुकी थी अब, और वक्त भी काफी आगे बढ़ चुका था। इस वक्त मैं बीए का स्टूडेंट था और पहले की तरह मेरे वालिद और वालिदा हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे। मैं कई महीनों से गाँव न जा सका। चचा की फैमिली खास तौर पर मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि इस दौरान मैं कोई 2 या 3 दफा ही उनके घर गया, और इन 4 सालों में मास्टर नोयान और मास्टर ओशान मुझसे अपनी सभी औलाद से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करने लगे थे, क्योंकि मैंने उनको कभी मायूस नहीं किया था। और अब मैं महसूस करता था कि वाकई में मास्टर ओशान मार्शल आर्ट के फन का समंदर है। मुझे ये भी महसूस होने लगा था कि मास्टर नोयान के पास उनके आबाओ अजदाद का जो मार्शल आर्ट का विरसा है वो कुछ भी नहीं। मास्टर ओशान के पास मार्शल आर्ट का जो इल्म था उसने सही मानों में मेरी प्यास बुझाई। लगातार 3 साल मुसलसल मार्शल आर्ट मास्टर ओशान ने मुझे सिखाया। मेरी मेहनत से वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। अक्सर दोनों मास्टर हैरान भी होते थे कि मैंने इन चंद सालों में जितना सीख लिया है कोई और 20 साल में भी नहीं सीख पाता। फिर एक दिन मास्टर ओशान ने मुझसे ये फाइनली कहा, बेटा मैं आपसे बहुत खुश हूँ और मैं सोचता हूँ शायद मेरे आबाओ अजदाद अब मुझसे खुश होंगे। पहले मुझे लगता था कि मैं अपने आबाओ अजदाद का मार्शल आर्ट का विरसा अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी नज़र में कोई इस काबिल नजर नहीं आता था। मगर अभी तुमने मुझे मायूस नहीं किया। ये आबाओ अजदाद के नस्ल दर नस्ल मार्शल आर्ट के इल्म का जो समंदर मुझ तक पहुंचा था, मैंने सदियों का हक अदा कर दिया है। हमारे खानदान में ये इल्म कभी खानदान से बाहर नहीं गया, मगर मेरे नौजवानी के दिनों की कुछ एक भूल ने मुझसे अपना नया खानदान बनाने का हक छीन लिया। ये कहते हुए मास्टर ओशान काफी दुखी लगे, ज़हनी तौर पर बहुत मायूसी का शिकार थे। फिर मास्टर ओशान ने कहा कि ये मास्टर नयान की मेहरबानी है कि हमारे खानदान को आप मिले। मैंने तुम्हें 3 साल में जो कुछ सिखाया इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है कि तुम ये सब अचीव कर सकते हो। मैंने अपना और अपने खानदान की सदियों की जिंदगी का निचोड़ तुम्हें दे दिया है। ये फन का एक समंदर है, कोई भी कभी भी मुकम्मल नहीं सीख पाता। मगर मैं ये फखर से कह सकता हूँ कि मेरी नज़र में मार्शल आर्ट की दुनिया में आज तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। अब ये तुम पर है कि तुम इसे किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो। और वक्त गुजरने के साथ साथ मास्टर ओशान कमजोर भी रहने लगे थे। उनकी सेहत काफी बिगड़ती जा रही थी। अब वो हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता। फिर एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो मुझे पता चला मास्टर ओशान की तबीयत बहुत खराब है। मैं फौरन उनके कमरे में गया। मास्टर ओशान एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ थे, हमेशा अपने पास मौजूद जड़ी बूटियों से ही खुद का इलाज करते थे। मैंने कहा, मास्टर चले मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वो गुस्से से बोला, पागल इंसान, कौन सा हॉस्पिटल इस दुनिया में मौजूद है जो मेरा इलाज कर सके? इसीलिए तो मैं खुद अपनी जड़ी बूटियों से अपना इलाज करता हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा वक्त करीब आ गया है। अब हम बिछड़ने वाले हैं। मैं तुमसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ, दरवाजा बंद कर दो। मैंने हैरानगी से मास्टर ओशान की तरफ देखा, क्योंकि आज उनका लहजा बहुत बदला हुआ था। फिर मैंने उनके हुक्म के मुताबिक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उनके पास जाकर बैठ गया। मास्टर ओशान बोले, आबिद बेटा, मैंने अपना फन तुमको सिखा दिया और मुझे उम्मीद है तुम मेरे विरसे की कदर करोगे। उन्होंने मुझे एक तरफ रखे अपने जड़ी बूटियों के बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे मेरा वो बैग दो। ये बैग उनकी कुल जमा पूंजी था। मैंने आज तक नहीं देखा था कि इस बैग में क्या है, क्योंकि मास्टर ओशान इसकी बहुत ज्यादा हिफाजत करते थे। बैग को हमेशा बक्से में ताला लगा कर रखते थे। इसकी चाबी सिर्फ उन्हीं के पास थी। आज पहली दफा मुझे बैग को करीब से देखने का मौका मिला।
मास्टर ऊशान ने वो बैग खोला तो उसमें सिर्फ एक बोतल थी जिसमें सब्ज रंग का सफूफ था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इतने बड़े बैग में सिर्फ एक बोतल। मास्टर ऊशान ने मुझे कहा, बस मुझे पता है तुम्हें इन जड़ी बूटियों से नफरत है, मगर बच्चे तुम नहीं जानते इनकी क्या कदर है। मैंने अपने खानदान की सालों की जमा की हुई नायाब जड़ी बूटियां तुमको खिला दी हैं, ये भी हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा थी। क्या तुम मुझसे वादा करो, तुम हर रोज इस सफू में से 4 चम्मच सफूफ एक जग पानी में मिलाकर रोजाना ये खुराक पियोगे। ये सिर्फ 15 दिन की खुराक है और ये आपके लिए आखिरी खुराक है। तो सैकड़ों जड़ी बूटियों का मगज निकालकर ये सफूफ मैंने आपके लिए तैयार किया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे ये वादा करो कि आप ये सफूफ पियोगे। अब मास्टर ऊशान ने कहा, ठीक है बच्चे, अब आप जाओ और मुझे मेरी इबादत करनी है। मैं उनके कमरे से बाहर निकल आया। मैंने अपने कमरे में आकर उस बोतल को अपनी सेफ में रखा और वादे के मुताबिक पहले फौरन ही पानी के जग में 4 चम्मच सफू मिलाकर पिए। उसका जायका या दीवार में पानी का जायका बहुत अजीब था। मैं कई सालों से जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहा था मगर ऐसा जायका कभी महसूस नहीं किया। लेकिन मैंने मास्टर ऊशान से वादा किया था, इसलिए मैंने वो सारा सफूफ मिला पानी पी लिया। उसको पीते ही मुझ पर गलूदगी तारी हो गई और मैं नींद को बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं फौरी तौर पर सो गया। शायद ये सफूफ मिले पानी का असर था कि मैं इस शाम का सोया 24 घंटों के बाद तब उठा जब मास्टर नयान ने मुझे झंझोड़ कर उठाया और मुझे गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटा मास्टर ऊशान हमारा साथ छोड़ गए हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आई। मेरी हैरानगी को देखते हुए मास्टर नयान ने मुझे बताया कि मास्टर ऊशान गुजर गए। सुनते ही मैं भी रोने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरा सगा बाप मुझे छोड़ गया हो। मैं भागकर मास्टर ऊशान के कमरे में गया। मास्टर ऊशान अपने फर्शी गद्दे पर सुकून लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी मगर जिस्म रूह से खाली था। हमने मास्टर ऊशान का ताबूत तैयार करवाया और मास्टर नयान उसे लेकर कोरिया चला गया। मैं उनके साथ आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जाना चाहता था मगर मास्टर नयान ने मुझे रोक दिया और हुक्म दिया कि आप नहीं जाओगे। पहले तो मैं काफी हैरान था मगर मास्टर नयान के हुक्म पर खामोश हो गया। उनके जाने के बाद मैं काफी उदास रहने लगा था। किसी चीज में मेरा दिल नहीं लगता। हर वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने मास्टर ऊशान का चेहरा घूमता हुआ नजर आता। अब मैं अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया। मेरा ज्यादातर वक्त नींद में गुजरा। जब भी आंख खुलती मैं मास्टर ऊशान का दिया हुआ सफूफ पानी में डालकर पीता, कुछ वक्त घर में घूमता और फिर सो जाता। 25 दिनों के बाद मास्टर नयान वापस आया। तब तक मैंने वो सारी बोतल सफूफ वाली खत्म कर दी थी और इसे पीकर यूं लगता था जैसे मेरे जिस्म में पता नहीं कितनी ताकत आ गई हो। मैंने खुद अपने जिस्म को देखकर हैरान रह गया था। मास्टर ने मेरी हालत देखकर मुझे अपने सामने बिठाकर कहा, बेटा तुम जानते हो ये सफूफ क्या था? मैंने कहा नहीं। तब मास्टर नयान ने मुझे बताया कि ये वो जड़ी बूटियां हैं जो मास्टर ऊशान के आबा जदाद की तरफ से विरसे में आ रही थी। हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां जिनका रस निकालकर मास्टर ने तुम्हारे लिए सफूफ बनाया। बच्चे यूं समझो कि मास्टर ऊशान ने तुमको अपना रूहानी बेटा मान लिया। अपने इल्म के साथ साथ सफूफ का असर आहिस्ता आहिस्ता तुम महसूस करोगे कि तुमने क्या हासिल किया है। फिर मास्टर नयान ने मुझे कहा, बेटा अब लगता है कि अब हमारी भी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मास्टर ऊशान की तरह मास्टर नयान भी मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहा। मास्टर ने मुझसे कहा, बेटा मुझे इतने दिन लेट आने की वजह सिर्फ ये थी कि मेरी अपनी फैमिली से सुलह हो गई है और मुझे वापस खानदान में देखना चाहते हैं। मैं ये सुनकर बहुत उदास हो गया। मास्टर ने कहा, बेटा ये किस्मत है और किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। काफी दिन मास्टर नयान ने मुझे अपने गुजरी हुई लाइफ के बारे में सारी तफसील बताई। साथ साथ मास्टर नयान ने वो कोठी और पाकिस्तान में मौजूद तमाम जायदाद और दौलत मेरे नाम कर दी। बैंक में जाकर उनके साथ मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया। मास्टर ने अपनी तमाम दौलत मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाई। मैं हैरान रह गया क्योंकि वो रकम करोड़ों रुपए में थी। 10 दिन तक मास्टर नयान मेरे साथ रहा और बिलाखिर अपने तीनों मुलाजमीन को साथ लेकर हमेशा के लिए कोरिया चला गया। मैं अकेला था और एक बहुत बड़ी कोठी थी। मास्टर ने जाने से पहले मुझे बताया था कि उनका तल्लक कोरिया की एक बहुत बड़ी मार्शल आर्टिस्ट फैमिली से है। इसे ग्रैंड मास्टर फैमिली कहा जाता है। इसी वजह से वो अपने वालिदैन और अपने ग्रैंड फादर से नाराज था मगर अब वो नाराजगी खत्म हो गई है, इसलिए उसे ये सब छोड़कर जाना पड़ा। ये उसकी मजबूरी थी। मास्टर ने मुझसे कहा, बेटा तुम जाने से पहले मास्टर ने मुझसे पूछा था कि तुम कौन सी गाड़ी पसंद करोगे। मैंने कहा कि मुझे जीप चाहिए। फिर हम एक शोरूम में गए। मास्टर ने अपने पास मौजूद चारों गाड़ियां बेच दी
اور مجھے جدید ماڈل کی بلیک کلر کی لینڈ کروزر لے کر دی جو پاکستان میں اس وقت لیٹسٹ ماڈل تھا۔ ان کے جانے کے بعد میرا دل بہت اداس تھا۔ میں پچھلے 4 سال سے کالج سے گھر اور گھر سے کالج تک ہی رہا، نہ میری کسی سے دوستی ہو سکی اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ گل مل سکا۔ میں اپنے روم میں ٹی وی لگا کر موویز دیکھنے لگا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے میں سو گیا۔ اگلے دن میں کوئی 1.5 مہینے کے بعد کالج گیا۔ جیسے ہی میری لینڈ کروزر کالج میں داخل ہوئی، پارکنگ میں سبھی نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ میرا ایک کلاس فیلو رحیل نے مجھے دیکھ کر کہا، یار بڑی کمال کی گاڑی ہے عابد آپ نے۔ پچھلے 4 سال سے سبھی لوگ یہ سمجھتے کہ میں بہت گھمنڈی انسان ہوں، کیونکہ میں پچھلے 4 سال سے صرف ہیلو ہائی تک ہی محدود تھا۔ صرف یہ لڑکا رحیل تھا جس سے کبھی کبھار بات کر لیتا تھا، مگر میں کسی سے کوئی خاص فری نہیں تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یار اچھی لگی تو لے لی۔ رحیل نے جھجکتے ہوئے کہا، عابد ایک بات پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ میں نے کہا، پوچھ جو پوچھنا ہے۔ رحیل نے بلاہر کو سوچتے ہوئے پوچھا، یار آپ اتنے آدم بیزار کیوں ہیں؟ میں نے کہا، نہیں یار ایسا تو نہیں ہے۔ وہ مسکرا کے بولا، آپ نہ کسی سے دوستی تک نہیں کی ان 4 سالوں میں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یار آپ سے دوستی ہے نا؟ رحیل جلے کٹے انداز میں بولا، خاک دوستی ہے، کبھی کبھار ہیلو ہائے تک آپ دوستی کہتے ہیں۔ میں اس کے انداز سے کھلکھلا کر ہنس دیا اور کہا، میرے بھائی لڑکیوں سے دوستی کرو، مجھ سے دوستی کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ رحیل نے لڑکیوں کا نام سنتے ہی کہا، یار چپ کرو، ابھی کوئی بلا نازل ہو جائے گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر رحیل کی کمر پر گھونسا مارا اور کہا، لو نازل ہو گئی بلا۔ اسے دیکھتے ہی رحیل بولا، دیکھا اب صاحب آپ نے نام لیا اور اس خطرناک مخلوق کا نزول ہو گیا۔ یہ سن کر میں ہنس دیا۔ مجھے ہنستے دیکھ کر وہ لڑکی جلدی سے بولی، رحیل مجھے چٹکی کاٹو، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ محترم ہنسنا بھی جانتے ہیں۔ میں مزید ہنس دیا۔ اس کی بات پر ہم یہ ساری گفتگو پارکنگ میں کھڑے ہی کر رہے تھے۔ اتنے میں 4 لڑکیوں کا ایک گروپ ہماری طرف آیا اور سلام کیا۔ میں نے مسکرا کر ان سب کے سلام کا جواب دیا تو ان میں سے ایک لڑکی بولی، تھینکس گاڈ ان صاحب کو ہنسنا بھی آتا ہے۔ پہلی لڑکی نے میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، میں ردا ہوں۔ میں نے کہا، میرا نام تو آپ جانتے ہی ہوں گی۔ وہ بولی، ہاتھ تو ملا لو۔ میں نے کہا، سوری میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اب کی بار ردا ہنس کر بولی، آپ کو کس نے کہا میں لڑکی ہوں؟ ارے یار میں تو لڑکا ہوں، سچ مچ میں ہاتھ ملا لو، میری عزت کا سوال ہے۔ اب کی بار میں نے ردا کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اس کا ہاتھ میرے مضبوط ہاتھوں میں کانپ گیا۔ اس کے بعد ہم اپنی کلاس کی طرف آ گئے اور یوں میری پہلی دوستی ہوئی۔ کالج سے فری ہونے کے بعد ردا نے کہا، عابد ایک بات کہوں آپ سے؟ میں نے کہا، بولو۔ اس نے کہا، آج میری سالگرہ ہے اور میں نے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے آج رات کو آواری ہوٹل میں۔ اگر آپ آؤ گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور پلیز انکار مت کرنا، ورنہ مجھے بہت مایوسی ہوگی۔ وہاں صرف ہمارے کالج کے دوست ہوں گے۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور کہا، میں کوشش کروں گا۔ ردا بولی، نہیں آپ کو وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، اوکے میں آؤں گا۔ اور پھر میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے رحیل کی آواز آئی، رکنا یار۔ میں نے کہا، جی جناب۔ تو وہ بولا، ابھی صاحب اب گھر جا کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ وہ بولا، یار میرا ایک دوست بیمار ہے، اس کا پتہ لینے کے لیے ہاسپٹل جانا ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے اور ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ آؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا، اور ویسے بھی تیمارداری کرنا ثواب کا کام ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، چلو ٹھیک ہے، اکٹھے چلتے ہیں۔ بولا، یار تم نہیں جانتے تمہارا جانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی تم کو دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھے گا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، وہ کون ہے جو مجھے دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھے گا؟ تو رحیل بولا، تم چلو تو صحیح۔ پھر وہ میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس کا ڈرائیور اس کی گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے لے کر آنے لگا۔ وہاں سے ہم سیدھا جوہر ٹاؤن ڈاکٹر ہاسپٹل میں پہنچے۔ رحیل نے مجھ سے کہا، ایک بار پوچھوں آپ سے، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا، یار بلا جھجک پوچھو، دوستی میں کوئی برائی نہیں ہوتی، میں آپ کی کسی بات کو مائنڈ نہیں کروں گا اور مجھ سے یہ تکلفات کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ رحیل نے کہا، عابد تم نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی کی ہے؟ میرا مطلب ہے کبھی ملے ہو؟ میں رحیل کی بات فوراً سمجھ گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں مجھے ابھی تک ایسا اتفاق نہیں ہوا اور میں ان خرافات کو پسند بھی نہیں کرتا۔ میرے نزدیک عورت کا بہت احترام ہے۔ عورت ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے اور لائف پارٹنر تو ہو ہی سکتی ہے، مگر یہ گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈ والا شیطانی کھیل مجھے پسند نہیں۔ میری بات سن کر رحیل کچھ دیر تو حیرت سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، پاگل انسان تم نہیں جانتے کتنی خطرناک پرسنالٹی کے مالک ہو۔ کالج کی بہت سی لڑکیاں تم کو اپنے من منظر کا دیوتا بنائے ہوئے ہیں۔ کر میں نے کہا، مجھے ان لڑکیوں سے کوئی ہمدردی نہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ رحیل نے میرے مغرور لہجے کو سن کر کہا، سچی یار پتہ نہیں تم نے کبھی خود کو غور سے نہیں دیکھا، ورنہ تم خود
अपने आप पे आशिक हो जाते हैं। इसी तरह की बातें करते करते हम डॉक्टर हॉस्पिटल के उस रूम में पहुंचे। रूम में इंटर हुए जहां पर एक बेड पर एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी, उसके हाथ पे ड्रिप लगी थी। उसने जैसे ही मुझे देखा यूं उसी जैसे उसने कोई ख्वाब को सच होते देख लिया हो। उसने एक दफा जोर से अपनी उंगली को दांतों में लेकर काटा, फिर चीख पड़ी। राहील ने कहा, आलिया उंगली क्यों चबा रही हो, ये हकीकत में आबिद ही है। मैंने उस लड़की से पूछा, आप कैसी हैं? तो वो लड़की बोली, मैं ठीक हूँ। मगर राहील ने कहा, ये बीमार है, इश्क है, ये तुमको पिछले 3 साल से दीवानों की तरह चाह रही है। मैंने कहा, यार मैंने इनको कॉलेज में कभी नहीं देखी। वो बोला, जालम ये हमारी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट आलिया बुखारी है। अब मैं ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि मैंने अक्सर व बेशतर ये नाम सुना था, क्योंकि वो बहुत ज़हीन थी और क्लास में टॉपर भी थी। आलिया मुझे टिक टिक की बांधे देखी जा रही थी। वो 20 साल की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग बहुत साफ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। अब की बार राहील बोला, प्लीज आबद मेरी कजन को ठीक कर दो। मैंने पूछा, इनको हुआ क्या है कि जो मैं ही ठीक कर सकता हूँ? तो राहील ने कहा, यार तुमने पहले भी कहा था ये बीमारी इश्क है और तुम ही इसका इलाज करोगे। मैंने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मुस्कुरा दिया। राहील कहते हुए कमरे से चला गया कि वो जरा डॉक्टर से मिल के आता है। अब की बार आलिया ने कहा, प्लीज आबिद आप बैठे। मैं उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और वो मुझे यूं देखी जा रही थी जैसे अपनी आंखों में समाना चाहती हो, जैसे उसे ये खौफ हो कि वो अभी आंख झपकेगी और मैं गायब हो जाऊंगा, जैसे वो कई सालों की अपनी आंखों की प्यास बुझा रही हो। मैं उसकी हालत को समझ गया था। मैंने कुछ सोचकर आलिया को मुखातिब करते हुए कहा, आलिया आप बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप जल्दी से ठीक हो जाए। जिंदगी में आने वाली यमी और खुशी का ताल्लुक हमारे नसीब से होता है। इंसान को शाकिर रहना चाहिए। तो जज्बे इतने मुंह जोर हो जाएं कि आपकी शख्सियत को ही निगल जाए, इनसे बचना ही असल में बहादुरी है। और मैं अपने हाथ से जुड़े हर रिश्ते में सच्चाई और बहादुरी देखने का आती। मेरा ताल्लुक एक जट जमींदार घराने से है। हमारे यहाँ औरत एक नायाब और अनमोल फूल है जिसकी खुशबू आम नहीं हो सकती। अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या हुआ है? तो आलिया बोली, कुछ नहीं, बस 2 दिन पहले बारिश में भीगती रही, हल्का सा बहार हो गया। मैंने कहा, सर्दी के मौसम में बारिश में क्यों भीगती हो? अब की बार वो कुछ न बोली। मैंने कहा, प्लीज बताओ तो सही। तो वो आलिया बुराई हुई आवाज में बोली, दिल का दर्द इतना बढ़ गया कि उस दर्द ने जिस्म में आग लगा और उसी आग को बुझाने के लिए बारिश का सहारा लिया था। मैं अब की बार चौंक के उसे देखा। मुझे अब भी वालहानापन से देखी जा रही थी, बिना आंख झपके। मैं समझ गया इस लड़की पर मेरी पहले कई बातों का कोई असर नहीं हुआ। इंतहाई खलूस से कहा, आलिया अच्छी बच्ची बनकर जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे खुशी होगी, आज रिदा की सालगिरह है, अगर तुम मेरे साथ वहाँ चलो। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, चलो अभी चलते हैं। मैंने कहा, अभी तो आप हॉस्पिटल में हैं? तो वो बोली, मैं ठीक हूँ। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि राहील एक डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने आलिया का चेकअप किया और कहा, मुहतरमा अब तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। तो आलिया ने कहा, डॉक्टर साहब मैं घर जाना चाहती हूँ, ये कब तक छुट्टी मिल सकती है? तो डॉक्टर ने उनकी कंडीशन देकर कहा, आप अभी जा सकती हैं। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी और राहील ने आलिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया। कुछ देर बाद आलिया हमारी गाड़ी में ही बैठी हमारे साथ और हम सब उसके घर में पहुंच गए। जौहर टाउन में ही बहुत आलीशान बंगला था जहां आलिया अपनी नौकरानियों के साथ रहती थी। आलिया जनूबी पंजाब के बहुत बाअसर और बहुत बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखती थी। जनूबी पंजाब की एक लैंड लॉर्ड फैमिली है। उसका वालिद एक मरूफ सियासतदान बहुत बड़ा जागीरदार था। हम ड्राइंग रूम में बैठे। राहील ने मुझे बताया कि आलिया के पापा और राहील के वालिद बहुत पुराने और बचपन के दोस्त हैं और आलिया हमारे कॉलेज में जब से पढ़ने आई है, उसने तुमको जब से देखा है वो तुम पे पहली नजर में ही दिलहार बैठी है। मैंने भी ये सोच लिया था कि इस आलिया को एक दफा तुमसे मिलवा कर ही रहूंगा। हम अब बातें करते करते साथ में चाय भी पी रहे थे। कुछ देर बाद आलिया फ्रेश होकर कपड़े बदल कर हमारे पास आकर बैठ गई। अब आलिया पहले वाली आलिया नहीं लग रही थी। उसकी गालों का गुलाबी रंग बिखरा हुआ था और वह मुझे अब कहीं से बीमार नहीं लग रही थी। कुछ देर बातें करने के बाद हम तीनों बाजार गए और वहां से हमें रिदा के लिए गिफ्ट पैक करवाए। राहील से कहने पर हम तीनों ने मिलकर एक साथ होटल से खाना खाया और आलिया को उसके घर छोड़ने के बाद मैंने राहील से कहा, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। तो राहील बोला, नहीं मेरी गाड़ी पीछे मौजूद है, ड्राइवर लेकर आ रहा है, तुम तैयार रहना यार, मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर वहां से मैं सीधा घर की तरफ निकला। जब मैं घर आया तो मुझे घर की तन्हाई काटने को दौड़ रही थी। मेरे दिल में पता नहीं क्या समाया कि मैंने गाँव जाने की सोचा। मेरे दिल में गाँव जाने की समाई तो मैंने सोचा कि चले माँ जी से मुलाकात करते हैं। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठा और गाँव आ गया। गाँव आकर मैंने अपने अब्बा जी को सारी सूरत हाल का बताया, क्योंकि मेरे अब्बा जी पीछे चंद हफ्तों से ज़िरे अल्लाह के साथ बैरून मुल्क गए हुए थे जरूरी काम की वजह से। उनको पर ये नहीं पता था कि मास्टर नयान पाकिस्तान से चला गया और मास्टर रोशान की डेथ हो गई है। ये सुनकर वालिद साहब और वालदा साहब बहुत परेशान हुई।
अब्बा जी ने फौरन ही कहा कि मेरी मास्टर नयान से बात करवाओ। फिर मैंने फौरन अब्बा जी से मास्टर नयान की फ़ोन पर बात करवाई। वो काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। मैंने वालदा साहबा को बताया कि मुझे शाम से पहले वापस जाना है, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है। ये सुनकर अब्बा जी ने कहा ठीक है। फिर अम्मी जान ने हमारे घरेलू मुलाजमिन में से एक फैमिली को तैयार किया। मुलाजिम जावेद अब्बा जी का खास बंदा था। उसकी फैमिली में 3 लोग थे, उसकी बीवी और उसकी बहन। मैं उनको लेकर लाहौर आ गया। फिर मैंने अपने इंडिया के बॉस के बताए हुए तरीके के मुताबिक कमरे में जाकर सेटिंग की और अपने नाम को पासवर्ड में डाला रिमोट से। नाज़रीन, ये कहानी मौत का शहंशाह जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आपको इसमें मजीद दिलचस्पी पैदा होगी और मैं ये दावा से कह सकता हूँ ये कहानी कभी भी आपको बोर नहीं करेगी। अब फिर हम और ये आपको सिर्फ उर्दू वर्ल्ड स्टोरी चैनल पर ही मिलेगी। अब हम दोबारा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने जावेद के बताए हुए तरीके के मुताबिक कमरे में जाकर सेटिंग की, अपने नाम को पासवर्ड में डाला, रिमोट से बटन दबाकर दरवाजे को खोला। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी से बाहर आ गया और घर से बाहर आ गया। जैसे ही मैं घर से बाहर आया मेरे पीछे खुद ब खुद गेट बंद हो गया। अब मैंने अपना रुख एक नाइट क्लब की तरफ किया। वहां मुझे अपने एक दोस्त से मिलना था। जैसे ही ब्लू मून क्लब पहुंचा वहां गाड़ियों का मेला लगा हुआ था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और महंगा क्लब था। पार्किंग में कम जगह थी। मैं सीधा मेन गेट की तरफ गाड़ी को लेकर गया जहाँ पर एक ही शेवरलेट गाड़ी खड़ी थी। वो क्लब के मालिक विजय ठाकुर की थी। विजय का तल्लुक वहां के पुराने राजघराने से था। मेरी गाड़ी को वहां रुकते देखकर वहां मौजूद कार तेजी से भागते हुए मेरी तरफ आए और कहा सर यहाँ पे से गाड़ी हटा दें, यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है। यहाँ पे किसी को भी अपनी गाड़ी पार्क करने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ठाकर साहब की गाड़ी ही खड़ी होती है। कहा चलो यार अच्छी बात है, आप जाओ ठाकर से कहो उसका एक दोस्त आया है। बोला जनाब आप पहले यहाँ से गाड़ी हटाएं, अभी आप अंदर जा सकते हैं। मेरी उनके साथ बहस को सुनकर उन गार्ड में से एक गार्ड भाग कर अंदर गया और मैनेजर को बुला लाया। मैनेजर ने भी मुझे आते ही देखा और सलाम किया और कहा जनाब प्लीज आप यहाँ से गाड़ी हटा लें क्योंकि ठाकर साहब नीचे अपने किसी खास मेहमान को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। आप फौरी तौर पर गाड़ी को हटा लें वरना वो हमसे बहुत नाराज होंगे। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, विजय ठाकर को मेरी मौजूदगी की इतला दो। अब की बार मैनेजर ने कुछ सख्त लहजे में कहा जनाब आप जो कोई भी हैं पहले गाड़ी यहाँ से हटाओ। इस क्लब के गेट के सामने तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी आकर अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। अभी मैं उसे कुछ सख्त जवाब देने ही वाला था कि अंदर से विजय ठाकर भागता हुआ बाहर आया। उसका सांस फूला हुआ था। मुझे देखते ही कहा महाराज आप और यहाँ मेरे गरीब खाने पे आज आपने मेरी इज्जत बढ़ा दी और फौरन मेरे पांव की तरफ झुका। मैंने कहा छोड़ो ये ड्रामेबाजी और फिर ठाकर मुझे साथ लिए हुए अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। ठाकर का ऑफिस उसके क्लब के जेरे जमीन तहखाने में था। हम वहां पर आ गए। विजय ठाकर ने मुझे महाराज आपको मैंने कैमरे में देखा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया कि आप जैसा महापुरुष मेरे क्लब में कैसे। आज आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ आपकी ख्वाहिश तो पूरी हुई, अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी मालूमात लेनी है। ठाकर ने आप जी जनाब हुक्म करें। मैंने कहा मुझे पक्की खबर मिली है कि तुम्हारा पंडित नागराज से तल्लक है। ठाकर फौरन बोला जी जनाब। अब की बार मैंने कहा मुझे उसका मौजूदा पता चाहिए। तो विजय ठाकर बोला जनाब आजकल वो यही राजस्थान में ही पाया जाता है और उसने यहीं से ही अपना ड्रग्स का धंधा शुरू कर रखा है। तो यहाँ पे उसे काफी ऐसे लोग मिल चुके हैं जो अंदर खाते इन चीजों को पसंद करते हैं और वो लोग हैं भी पंडित नागराज की जहनीत के मुताबिक। जनाब मैं आपसे कभी भी गलत बयानी की जरूरत नहीं कर सकता। मैंने कहा इसीलिए हमने तुमको अपने दोस्त का दर्जा दे रखा है। तुम जानते हो हमारा दोस्त होने का क्या मतलब है। ठाकर बोला महाराज मैंने हमेशा खुद को आपका अदना नौकर समझा है। आज मेरी जिंदगी सिर्फ आपकी वजह से बची हुई है ना मैं तो कई साल पहले ही बम्बई में अपने दुश्मनों के हाथों मारा जा चुका होता। ये सिर्फ आप ही थे इनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। ये सुनकर मैंने कहा ठाकर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये मेरी फितरत के खिलाफ है। मैं किसी के साथ खुद जुल्म करता हूँ और ना ही किसी को अपने सामने किसी के साथ जुल्म करने देता हूँ। तो बोला जो भी है हजूर मुझे आपने बचाया था और ये जिंदगी आपकी दी ही देन है। फिर वो ठाकर बोला जनाब आज का राजस्थान में एक औरत रानी रूपमती का राज चलता है। वो एक साबका महाराजा की बेटी है और काफी अक्खर दिमाग भी है। किसी ने पंडित को चौहान के कहने पर यहाँ हर तरह की सपोर्ट दी हुई है। यहाँ की पुलिस भी रानी रूपमती से उससे बिना कुछ नहीं करती। ये सुनकर मैंने हैरानगी से कहा कि क्या हो गया यहाँ के राजों महाराजों को जो एक औरत की गुलामी कर रहे हैं। तो विजय ठाकर हंसकर बोला जनाब वो औरत मौत की देवी है, एक ही वार से खोपड़ी तोड़ देती है और उसके गनमैन उसके साथी चलती फिरती मौत है। रानी रूपमती ने पिछले एक साल में बहुत सारे ऐसे लोगों को मारा है जो खुद को बहुत कुछ समझते थे। ठाकर ने कहा जनाब आप उसे यहाँ के अंडरवर्ल्ड की रानी समझ लें।
उसने बेमिसाल की मालिक है, आज तक किसी मर्द ने उसे जेर नहीं किया। अगर आप उसे जेर कर लें तो समझो यहाँ से पंडित के पांव ही नहीं उखड़ जाएंगे बल्कि वो बहुत बड़े नुकसान की लपेट में आ जाएगा। सुनकर मैंने कहा चलो देखते हैं। ये सुनकर ठाकर बोला, जनाब अगर आप 1 घंटा यहाँ पर मजीद रुक सकते हैं तो आप रानी रूपमती से यही मुलाकात कर सकते हैं। तो आज मेरे क्लब में एक सरप्राइज गेम की चीफ गेस्ट है। मैंने कहा किस चीज की चीफ गेस्ट? तो ठाकर ने मुस्कुराकर कहा, जनाब ये गेम चेंजर फंक्शन है जिसकी वो चीफ गेस्ट है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। ठाकर विजय ने शर्माते हुए कहा, मैं रानी रूपमती को हासिल तो नहीं कर सकता लेकिन उसे अपने पास देखने के लिए आए दिन किसी न किसी फंक्शन पे बुला ही लेता हूँ। वो भी आ जाती है क्योंकि इस पूरे इलाके की करीब रोजाना रात को यहाँ मेरे क्लब में इकट्ठी होती है और रानी रूपमती को दिखावा करना बहुत पसंद है। फिर हमने वो 1 घंटा खाते पीते और बातें करते गुजारा। आखिर को इंतकाम पर तला मिली कि रानी रूपमती आ गई है। बोला, मैं रानी को रिसीव करने जाऊंगा, महाराज मुझे इजाजत दें। मैंने कहा ठीक है। तो जाने से पहले ठाकर बोला, जनाब आज यहाँ जुए की गेम हो रही है, रानी खुद भी आज यहाँ खेलेगी क्योंकि आज जो फंक्शन है वो जुए का ही एक मैच है। दुनिया भर से बड़े बड़े शार्पर हजरात आएंगे, मैं तो पहले ही समझ गया था। मैंने कहा चलो आज देखते हैं आपकी रानी रूपमती का खेल भी। वो रानी रूपमती का इस्तकबाल करने चला गया। आकर के जाते ही मैंने ऑफिस में अटैच बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर मास्क मेकअप किया। मेकअप का माहिर था। फिर मैंने वापस कमरे में आकर बैठ गया और जूस पीने लगा। जूस पीते हुए मैंने सामने लगी दीवार गिर स्क्रीन पर देखा जिस पर सारे क्लब के कैमरे के छोटे छोटे क्लिप पोर्शन में बने हुए नजर आ रहे थे। मैंने अब पार्किंग वाले कैमरा को मेज पर रख के रिमोट से फुल जूम किया। वहां पर एक इंतहाई खूबसूरत खातून थी खड़ी थी। मैंने मजीद क्लोजअप किया। वो खातून दराज कद की 35 साल खातून थी जो बेहतरीन ब्लू कलर की साड़ी में मलबूस थी। इसमें उसका दूधिया बदन इश्कारे मार रहा था। उस खातून का हुस्न तो ताही कमाल का, जिस्मानी सरापा भी किसी मुसव्वर के तराशे हुए संगे मरमर की मूर्ति जैसा था। पहली नजर में मुझे वो काफी अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात उसका शहाना अंदाज, उसकी चाल, उसके चलने शान ही निराली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा लोगों के दिलों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ रही है। उसके पीछे 5 दराज का तो वर्जिशी जिस्म के मालिक नौजवान थे जो अपने हाथ अपने कोटों के जेब में डाले हुए थे और इंतहाई चौकन्ने अंदाज में रानी रूपमती के पीछे चल रहे थे। और वो खातून एक शान बेनियाजी से अपनी लंबी सराहीदार गर्दन को कड़ाई चल रही थी जैसे वो इस दुनिया की मालिक हो। जब विजय ठाकर ने उसे वेलकम किया तो रानी ने अपनी सरीली लोचदार आवाज में कहा, विजय ठाकर हम अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हे निकाल कर आए हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा क्लब हमको अच्छा लगता है। यह सुनकर विजय ठाकर ने झुकते हुए अदब से कहा, रानी साहबा की दिया है मुझ पर कि वो मेरे क्लब को पसंद करती है। रानी साहब को आज भी अच्छा लगेगा क्योंकि आज यहाँ इत्तेफाक से एक ऐसा लाजवाब शख्स आया है जिसे मैं काफी अरसे से जानता हूँ। वो एक नाकाबिल तस्खीर मर्द है। ये सुनते ही रानी रूपमती ने गरूर से कहा, हाँ वैसे ही नाकाबिल तस्खीर मर्दों को आप अपना गुलाम बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैं जूस पी रहा था, ये सुनते ही मुझे झटका लगा। हम वक्त बात ऐसे कर रही थी जैसे सारी कायनात की मालिक हो। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि इस मगरूर हसीना का गरूर जरूर नीचा करूंगा आज। विजय ठाकर रानी रूपमती को लिए अपने अंडरग्राउंड ऑफिस की तरफ आने लगा और ऑफिस के सामने रुककर उसने इंतहाई अदब के साथ रानी रूपमती के लिए दरवाजा खोला। मगरूर हसीना कलांचे बरती अपनी मतवाली चाल के साथ दाखिल हुई। ठाकर ने मुझे नई शक्ल में देखा तो वो फौरन समझ गया कि उसे क्या करना है। ठाकर ने कहा, रानी साहबा ये हैं वो जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, इनको प्रिंस कहते हैं। रानी ने मेरी तरफ देखा और अब वो ये देख रही थी कि मैं उठ के उसकी ताजीम करूंगा, लेकिन मैं वैसे ही टांग पे टांग रखे बैठे जूस पीता रहा। ये देखकर रानी रूपमती गुस्से से फनकारते हुए बोली, ठाकर तुमने इनको हमारा तारफ नहीं करवाया। अब की बार विजय ठाकर ने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिंस ये रानी रूपमती जी हैं, ये इस पूरे राजस्थान की असल मालिक है। मैंने रानी की तरफ इसी नजर से देखा और कहा, ठाकर मुझे तो ये कहीं से भी राजस्थान की मालिक नजर नहीं आती। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। ये सुनकर रानी रूपमती का गुस्से से बुरा हाल था। वो बोली तो ऐसे लगा जैसे कोई नागन फनकारी हो। उसने कहा, आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई हमारे सामने यूं बैठ सके। तुम हमको कह रहे हो कि हम कहीं से मालिक नहीं लगते। अब की बार मैंने कहा, तुम मलका हो लेकिन हुसन की राजधानी की। तुमको मलका हुसन तो मान सकता हूँ मगर मलका राजस्थान नहीं। मेरी इन शानदार लफ्जों की तारीफ सुनकर वो कुछ नरम हुई क्योंकि खवातीन को तारीफ बहुत पसंद थी, वो जैसी भी हूँ। रानी रूपमती ने कहा, तुम बातें अच्छी कर लेते हो। अब की बार ठाकर ने कहा, रानी जी प्रिंस का खेल भी कमाल का है। ये तो जैसे ताश के पत्तों के जादू बेताज बादशाह। ताश के पत्ते उनकी मर्जी से चलते हैं। रानी रूपमती ने मुझे और भी इश्तियाक से देखा और फिर तंजन विजय ठाकर की तरफ देखकर बोली, और क्या क्या खूबियां हैं आपके इन प्रिंस साहब में, वो भी एक बार में ही बता दो।
اس کا طنزیہ انداز دے کر میں نے بھی طنز سے کہا یہ کیا بتائے گا، ہم اپنی مثال آپ ہے روپ کی رانی۔ یہ سن کر وہ بولی چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ٹھاکر نے ہم دونوں کی طرف دیکھا، احترام سے کہا پرنس وقت ہو گیا ہے، آئیے کھیل شروع کریں۔ پھر میں اور رانی روپمتی اٹھے تو رانی روپمتی نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا ہم آپ کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا شرف بخشتے ہیں۔ اب کی بار میں نے انتہائی مغرورانہ انداز میں کہا روپ کی رانی میں ایسے ہی ہر کسی سے اپنا ہاتھ نہیں ملاتا۔ میری بات سن کر رانی روپمتی کا چہرہ جو غصے سے لال ہو گیا تھا، پھر میں بولا اور خاص طور پر تم سے تو کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا کیونکہ میں تم سے دل ملانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی اور اس کی ہنسی سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی مندر میں جل ترنگ سی بجی ہو۔ بہت خوبصورت تھی اس کی ہنسی۔ پھر وہ انتہائی غرور سے بولی آج تک ایسا کوئی مرد ہی پیدا نہیں ہوا جو ہمارے دل سے دل ملا سکے۔ نے بھی ایک مسکراہٹ رانی روپمتی کی طرف پھینکی اور ایک شعر کہا خود پہ مان اتنا ہے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، اسے کہہ دوں کہ میرا ہے اسے ہونا ہی پڑتا ہے۔ میرا یہ شعر سن کر رانی روپمتی نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہا بہت مان ہے مسٹر تم کو اپنے آپ پر۔ میں نے ہلکی سی سمائل دی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب ہم ٹھاکر کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے۔ وہاں پر ایک اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ ہال کے سینٹر میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر ٹھاکر نے مائک ہاتھ میں پکڑ کر ہال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہر سال کی طرح اس بار بھی بلیو مون کلب نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسے مقابلے کا انعقاد کیا ہے جس میں وہ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے جوئے کی بہت سی گیمز دیکھی ہوں گی مگر آج کی یہ گیم سب سے انمول اور خاص ہے۔ اس کا یہ کھیل دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کھیل آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کھیل ثابت ہوگا۔ اور میں آپ سب دوستوں کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ اس کھیل میں صرف وہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں جو اپنے کھیل کی پہلی بازی ہی کروڑوں روپے سے شروع کریں گے۔ آئیے کھیل شروع ہوا جاتا ہے۔ ٹھاکر کے اتنا کہتے ہی اسٹیج پر زمین سے ایک بہت بڑی ٹیبل نکل کر باہر آئی، اس کے ساتھ 10 کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ اب ہال میں سے اٹھ کر 10 لوگ آئے اور ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اب کھیل شروع ہوا۔ ایک آدمی نے نئی تاش کھولی اور پتے بانٹے۔ سب نے بلائنڈ ہی کھیلنا شروع کیا۔ پہلی بازی 10 کروڑ تک چلی گئی جو کلب کے ایک شارپر نے جیتی۔ دوسری بازی نے پہلے ہی ان میں سے ایک کو کم کر دیا اور یوں 1 گھنٹے تک وہ کھیل جاری رہا۔ رانی روپمتی کے ساتھ اسٹیج پر ایک طرف موجود صوفوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر بازی کے بعد ان 10 کھلاڑیوں میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ جاتا۔ اب وہاں پر صرف 4 لوگ ہی رہ گئے تھے جن کے آگے گولڈن کلر کے کوپنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ہر ایک گولڈن کوپن کی قیمت 1 کروڑ روپے تھی۔ کی بار وجے ٹھاکر نے دوبارہ اناؤنسمنٹ کی اور کہا کہ اب کوئی اور ہے جو ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ سنتے ہی رانی روپمتی نے کہا میں کھیلوں گی ان کے ساتھ، اور وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور میری طرف طنزیہ دیکھا۔ پھر وہ سامنے والی ٹیبل پہ موجود ایک سائڈ والی کرسی پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میں بھی اپنے صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے والے دوسرے کونے میں جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ لمبے ٹیبل کے کونے پر رانی بیٹھی تھی اور اس کے سامنے دوسرے کونے پر میں بیٹھا۔ ٹیبل کے دونوں طرف 2 کرسیاں لگی تھیں۔ کیمروں کی مدد سے یہاں کا گیم ہال میں لگی بہت بڑی سکرین پر دکھایا جا رہا تھا۔ سبھی لوگ اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کھیل دیکھ رہے تھے اور ہر طرف خوبصورت لڑکیاں کلب کی مخصوص یونیفارم میں ملبوس سب کو کچھ نہ کچھ سرو کر رہی تھی۔ رانی روپمتی کے سامنے ایک لڑکی نے ڈھیر سارے گولڈن کوپن رکھے اور ساتھ ہی دوسری لڑکی میرے سامنے بھی کوپن کا ایک ڈھیر لگا گئی۔ رانی نے نئی تاش کھول کر پتے بانٹے اور بنا پتے دیکھے اپنی طرف سے 10 کوپن آگے کیے۔ دیکھا دیکھی سب دوسرے چاروں کھلاڑیوں نے بھی 10 کوپن آگے کیے۔ میں نے کوپن کے ڈھیر میں سے مٹھی بھر کوپن اٹھائے اور آگے کر دیے۔ یہ دیکھ کر ایک کھلاڑی نے چونک کر کہا جناب یہ تو 20 سے بھی زیادہ کوپن ہے مگر بازی تو 10 کی چل رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا دوست اس نے کبھی گن کر رقم داؤ پر نہیں لگائی، میں ایسے ہی کھیلتا ہوں۔ یہ سن کر رانی روپمتی غصے میں آ کر بولی اچھا یہ بات ہے۔ پھر اس نے اب کی بار 40 کوپن آگے کیے۔ یہ دیکھتے ہی ہمارے ساتھ بیٹھے چاروں کھلاڑی چونک اٹھے۔ اب وہ جھسک رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا اگر آپ لوگ اٹھنا چاہتے ہیں تو ابھی اٹھ سکتے ہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی جیتی ہوئی رقم کے کوپن آپ کو واپس مل جائیں گے ورنہ بعد میں پچھتائیں گے آپ لوگ۔ یہ سنتے ہوئے چاروں کھلاڑی ایک دم سے اٹھ گئے۔ انہوں نے ٹھاکر سے کہا ٹھاکر صاحب ہم اتنی بڑی گیم نہیں کھیل سکتے، صرف پرنس صاحب اور رانی صاحبہ جیسے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے اب کی بار ٹھاکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وجے ان کو جانے دو اور ساتھ میں ہی یہ بھی کہا کہ اپنی جیتی ہوئی رقم کے کوپن بھی لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی سبھی چونک گئے تو گیم کے اصول کے مطابق وہ گیم کو درمیان میں چھوڑ کر اٹھے تھے، وہ اپنی جیتی ہوئی رقم نہیں لے جا سکتے تھے۔ اب کی بار وجے ٹھاکر نے رانی کی طرف دیکھا تو رانی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر وہ چاروں کھلاڑی فوری طور پر اپنی جیتی ہوئی رقم کے کوپن اٹھا کر ایک طرف ہٹ گئے۔ ان کی لگی ہوئی کرسیاں بھی اٹھا لی گئیں اور وہاں پر اب صرف ایک کرسی تھی، ایک میری، ایک رانی کی اور تیسری پر ٹھاکر خود بیٹھا تھا۔
اب میں نے کہا روپ کی رانی اب ہم میں مقابلہ ہوگا؟ بولی میں تیار ہوں۔ اب کی بار میں نے کوئی 100 کے قریب کٹھی کوپن آگے کر دیے تو رانی بھی چونک گئی، اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا 200 کے قریب گولڈن کوپن آگے کر دیے۔ اب کی بار یہ دیکھ کر وجے ٹھاکر نے کہا پرنس صاحب اور رانی صاحبہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ میں نے کہا بولو۔ تو وجے ٹھاکر نے کہا کہ گولڈن کوپن کی جگہ میں آپ کو ایک بلیک اینڈ وائٹ کلر کے کوپن جاری کرتا ہوں، ان میں سے ہر ایک کوپن کو آپ 50 کروڑ کا سمجھ لیں، یعنی کہ ہر ایک کوپن کی قیمت 50 کروڑ ہوگی۔ رانی روپ متی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کی گارنٹی بھی تم ہی دو گے کہ ہارنے والا اتنی بڑی رقم جیتنے والے کو دے پائے گا۔ اب کی بات ٹھاکر نے کہا رانی صاحبہ میں پرنس کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، اگر آپ 100 ارب بھی جیتو گی آپ کو مل جائیں گے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹھاکر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا پرنس صاحب رانی صاحبہ کی طرف سے ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا وجے ٹھاکر ہم کو رانی کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں چاہیے۔ اور رانی رومتی کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ سے ایک شعر کہا صرف یہی سوچ کر رانی کی ہر بات کو سچ ماننا ہے ہم نے، اتنے خوبصورت ہونٹ جھوٹ کیسے بولتے ہوں گے۔ اب کی بار رانی رومتی نے دانت چباتے ہوئے کہا پہلے جیت جاؤ پھر آگے بات ہوگی۔ اور پھر ہمارے آگے رکھے ہوئے کوپنوں کو لڑکیوں نے فوراً اٹھا لیا اور ان کی جگہ بلیک اینڈ وائٹ کلر کے 0 کوپن رکھ دیے گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ایک ہی وقت میں 4 کوپن ایک ساتھ آگے بڑھا دیے۔ اب مجبور رانی کو 8 کوپن آگے رکھنے پڑے۔ یوں ہی ہر دفعہ کوپن کی تعداد میں بڑھاتا چلا گیا۔ جب 40 ارب کے ٹوکن میز پر جمع ہو چکے تھے تو دیکھنے والوں کی سانسیں تھم چکی تھی۔ اب کی بار تو رانی بھی ہمت چھوڑ بیٹھی، اس نے مجھ سے کہا پرنس بس اب ہم اپنے پتے شو کریں گے، میں شو مانگتی ہوں۔ رانی نے اپنے سامنے رکھا ہوا پہلا پتا اٹھایا، وہ حکم کی بیگم تھی، دوسرا بھی اسی رنگ کا بادشاہ تھا اور تیسرا بھی اسی رنگ کا نیلا تھا۔ پھر رانی نے اشتیاق سے میری طرف دیکھا۔ اب کی بار میں نے اپنے پتے شو کیے۔ میرے پاس موجود پہلا پتا بادشاہ کا تھا، دوسرا پتا بھی بادشاہ کا نکلا۔ اب کی بار سب کی نظر میرے تیسرے پتے پہ تھی۔ میرے دونوں پتے دیکھ کر رانی رومتی مرجا سی گئی کیونکہ معاملہ 40 ارب روپے کا تھا۔ اب وجے ٹھاکر نے کہا یار تیسرا پتا بھی دکھا دے پرنس صاحب۔ یہ سنتے ہی میں نے وہ پتا دیکھے بنا ہی اپنی انگلی کی ٹھوکر سے رانی کی طرف پھینک دیا جو اس کے سامنے جا کر سیدھا ہو گیا۔ وہ بھی ایک بادشاہ تھا۔ میرے پاس موجود تینوں پتے مختلف کلر کے بادشاہ تھے۔ اب تو ہر طرف اس شور مچ گیا۔ ٹھاکر بھی بہت خوش تھا کیونکہ اس کو بھی 40 ارب میں سے 5 ارب روپے کمیشن ملنے تھی۔ اب رانی رومتی تو جیسے گمسم سی ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے وہاں موجود کلب کی ملازم لڑکی سے مائک مانگا اور پھر مائک لے کر کہا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں نے آج آپ کی زندگی کا ایک اچھا کھیل کھیلا اور مجھے محسوس ہے کہ آپ نے ہمارے کھیل کو انجوائے کیا ہوگا اور ہم ایسے ہی کھیلتے ہیں۔ پھر میں نے وجے ٹھاکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہم اپنی جیتی ہوئی 40 ارب کی رقم رانی روپ متی کے سر کا صدقہ سمجھ کر اسے واپس کرتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وجے ٹھاکر نے حیرانگی سے کہا پرنس صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ گیم کے اصول کے خلاف ہے۔ میں نے ٹھاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم جانتے ہو ٹھاکر، میں جہاں جاتا ہوں اپنے رولز خود بناتا ہوں، وہ میں نے کہہ دیا وہ قانون ہے اور وہی اصول ہے۔ تم ان پیسوں میں سے اپنی کمیشن کے 5 ارب روپے رکھ لو اور بقیہ رقم رانی روپ متی کو واپس کر دو۔ اور یہ کہتے ہی میں نے مائک سٹیج پر موجود لڑکی کی طرف بڑھایا اور مائک سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ ہال میں موجود سینکڑوں لوگ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی دوسری دنیا کا انسان ہوں، اور وہ بھی سچے تھے۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو 40 لاکھ نہیں چھوڑتا تھا اور میں نے تو فوراً ہی 40 ارب چھوڑ دیے۔ میں نے اب ٹھاکر کی طرف دیکھ کر کہا وجے ٹھاکر میں چلتا ہوں، جلد ملاقات ہوگی، اور بنا کسی کی طرف دیکھے کلب کے باہر کی طرف جانے والے دروازے کی طرف چل دیا۔ میں نے باہر آ کر اپنی جیپ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے گارڈ آیا۔ اس نے کہا سر آپ کو رانی روپ متی صاحبہ ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہاں ملنا چاہتی ہے؟ تو گارڈ نے کہا وہ اپنے رہائش گاہ میں۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور مجھے رانی روپ متی کے محل کی طرف لے جانے لگا۔